बहुत समय पहले की बात है। लालगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव सुंदरपुर में सोहन अपनी पत्नी राधा, छोटी बेटी पिंकी और अपने बूढ़े पिता रामलाल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। और रामलाल की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। जुलाई का महीना था। यूं तो गर्मियों में तापमान अक्सर 40 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से सुंदरपुर गांव के लोग बहुत परेशान थे। अजी देख रहे हो, इस साल कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज अभी उगा ही है और उगते ही देखो कैसे आग बरसा रहा है। हाँ राधा, इस साल की गर्मी तो कुछ ज्यादा ही भयंकर है। इतनी कड़ी धूप में काम करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पूरा शरीर पसीने से टपकने लगता है और पैर तो गर्म रेत से सिक से जाते हैं। आप अकेले ही इतनी कड़ी धूप में खेत में कितनी मेहनत करते हो। आपको तो इस गर्मी में कितनी परेशानी होती होगी ना। अरे मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर गरीब ही गर्मी के डर से घर बैठ गया तो खाएगा क्या। हाँ जी, ये तो आप ठीक कहते हो। काम तो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा हम गरीब कर ही क्या सकते हैं। और हाँ, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो धूप में ज्यादा देर काम मत करना। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तुम बेटी का ख्याल रखना और बाबूजी को समय पर दवाइयाँ दे देना। मैं शाम को जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर सोहन खेत के लिए चल पड़ता है। सोहन अपने खेत पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल पूरी तरह से पककर खेत में सोने की तरह लहलहा रही है। यह देखकर सोहन बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। लगता है इस बार अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। सोहन यह सब बातें करते करते फसल की कटाई शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके पास उसका दोस्त गोपाल दौड़ा दौड़ा आता है। अरे क्या बात है गोपाल भाई, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो, क्या हुआ? गोपाल सोहन को सारी बात बताता है। अरे सोहन भाई, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो। सोहन घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे दर्द भरी आवाज में कहरा रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? सोहन के बार बार पूछने पर भी रामलाल कुछ नहीं बोलते, बस दर्द से कहराहे जा रहे थे। सोहन से अपने पिता की यह हालत देखी नहीं जाती है और वह जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए सर, मैंने आपके पिताजी की अच्छे से जांच की, जिसमें पता चला है कि इनको एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है और इस ऑपरेशन में लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कहा क्या डॉक्टर साहब? 1 लाख रुपए? इतने सारे पैसे? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। इतने सारे पैसे मैं गरीब कहाँ से ले आऊंगा? देखिए सर, पैसे का तो इंतजाम करना ही होगा। आपको आज शाम तक का समय है, जल्दी इंतजाम करिए। बेचारा सोहन चुपचाप खड़े यहीं सोचे जा रहा था कि वह इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा। यही चिंता उसके मन को खाए जा रही थी। बेचारा सोहन दुखी मन से मन में चिंताओं का पहाड़ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। सोहन राधा को सारी बातें बताता है। देख लो राधा, अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी आप चिंता क्यों करते हो, वो मेरे गहने पड़े हैं ना, आप उन्हें बेच दो और बाबूजी का इलाज करवा लो। अरे उन्हें कैसे बेच दें? वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना, और वैसे भी उन गहनों के बदले में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अजी, इन गहनों की कीमत बाबूजी की जान से ज्यादा है क्या? कोई बात नहीं, गहने तो हम और ले लेंगे। आप इन्हें जल्दी से बेच दीजिए और बाबूजी का इलाज करवाइए। अच्छा ठीक है राधा, मैं अभी इन गहनों को लेकर लाला होशियारी लाल के पास जाता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से चल पड़ता है। अरे आओ आओ सोहन लाल, आज कैसे भागे भागे आ रहे हो, क्या हुआ? अरे लाला जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने के लिए बोला है, जिसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए। यह लो लाला जी, मेरी बीवी के गहने, और आप इनके बदले में मुझे पैसे दे दीजिए। अरे सोहन लाल, मैं तुम्हें इन गहनों के बदले में केवल 50,000 रुपए ही दे सकता हूँ। क्या
लाला जी, सिर्फ 50,000। हाँ सोहन, मैं इन गहनों के बस इतने ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा एक नहीं दूंगा। लेने हैं तो बताओ, वरना यहाँ से चलते बनो। अरे लाला जी, ऐसे मत करो। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने पिता की जान नहीं बचा पाऊंगा। मुझे 1,00,000 रुपए दे दो। लाला जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देख सोहनलाल, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ। तुम अपना घर और जमीन गिरवी रख दो और उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। और जैसे ही तुम मेरे पैसे चुका दोगे तो मैं तुम्हारा घर जमीन वापस कर दूंगा। सोहन कुछ देर तो चुप रहता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है। वह बेचारा कर ही क्या सकता था, तो अपने घर जमीन को गिरवी रखकर वह लाला होशियारी लाल से पैसे ले लेता है। मैं आपको आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा लाला जी। इतना कहकर सोहन सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। यह लीजिए डॉक्टर साहब पैसे, और अब आप मेरे पिताजी का इलाज शुरू कीजिए। पैसे लेकर वे डॉक्टर सोहन के पिता का इलाज कर देते हैं। सोहन अपने पिता का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह और देखभाल के साथ घर ले आता है। अजी, आ गए आप? बाबूजी की तबीयत कैसी है अब? अब तो पिताजी की तबीयत ठीक है, ऑपरेशन हो चुका है। बस डॉक्टर ने इनको थोड़ा आराम और दवाइयां समय पर लेने को बोला है। मजबूरी में बेचारे सोहन को ना चाहते हुए भी अपना घर और खेत गिरवी रखने पड़े। और अब इस भयंकर गर्मी में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अजी, देख रहे हो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है और बाबूजी की दवाइयां भी खत्म होने ही वाली हैं। हाँ राधा, सब पता है। मैं आज ही कोई काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बाबूजी को समय पर दवाइयाँ दे देना, और आज गर्मी बहुत ज्यादा है तो बिटिया को बाहर मत जाने देना। अजी, हमें उस लाला होशियारी लाल के पैसे भी चुकाने हैं और ऊपर से यह तपती गर्मी भी जान ले रही है। आप अकेले इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे? सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी यहीं आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लूँ। कम से कम बाबूजी की दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो सके। अच्छा ठीक है, तुम यही घर के आसपास कोई काम देख लेना। अभी मैं भी कोई काम की तलाश करता हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है। दोनों पति पत्नी गांव में काम की तलाश करते हैं तो उन दोनों को काम मिल जाता है। वे दोनों इस कड़कती गर्मी में सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती कि उनके घर का राशन और बाबूजी की दवाइयाँ आ सके। सुबह होते ही सोहन काम पर चला जाता है। माँ, ओ माँ, देखो ना आज कितनी गर्मी है। पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता ही कहाँ है? ये पंखा इतने धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। और देखो इस गर्मी से मेरा कैसा हाल हो गया है। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सके। राधा अपनी बेटी से यह कह ही रही होती है कि तभी उनके घर लाला होशियारी लाल आ जाता है। सोहन, अरे ओ सोहन लाल, घर पे हो क्या? बाहर तो आओ जरा। लाला होशियारी लाल आवाज लगाता है तो राधा बाहर आती है। आइए लाला जी, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? और पिंकी के पापा तो घर पर नहीं है, वे तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। अरे राधा, वो सोहन ने मुझसे 1,00,000 रुपये लिए थे, वहीं लेने आया हूँ। अच्छा तो मैं शाम को फिर आता हूँ। इतना कहकर लाला होशियार लाल वहां से चला जाता है। लेकिन बेचारी राधा अब इस चिंता में डूब जाती है कि इतने पैसों का इंतजाम अब कैसे होगा। चिंताओं से घिरी पैसों के बारे में सोचते सचते वह भी काम पर चली जाती है। वे बेचारे दोनों इस चिलचिलाती धूप में खड़ी मेहनत करते हैं।
ताकि किसी तरह एक एक पैसा जोड़कर अपने परिवार का गुजारा चला सके। बाहर जून की गर्मी अपना कहर बरसा रही थी। सूरज तो मानो आसमान से आग बरसा रहा था, जैसे धरती से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। गांव का चौपाल जहां लोग आकर बैठा करते थे, बच्चे जहां खेला करते थे, अब वह सुना पड़ा था। पक्षियों ने भी उड़ना छोड़ दिया था और इंसान तो जैसे घरों में कैद हो गए थे। गर्म लू ऐसे चल रही थी जैसे रेत के तूफान में सब कुछ बहा ले जाएगी। कुछ इक्के दुक्के लोग ही थे जो सोहन की तरह इस कड़कड़ाती गर्मी में अपना पेट पालने के लिए अपना पसीना बहा रहे थे। शाम होते होते सोहन मेहनत मजदूरी करके घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन गर्मी अभी भी अपने चरम सीमा पर थी। पसीने से लथपथ सोहन घर पहुंचता है। वह देखता है कि घर के दरवाजे पर खड़ी राधा उसके आने की राह देख रही है। हे भगवान, पता नहीं इस साल ऊपर वाला कैसा गर्मी का कहर बरसा रहा है। काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिर ही जाऊंगा। हाँ जी, आज तो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। लगता है कि सूरज आज हमारे शरीर का पूरा खून चूस कर ही मानेगा। हाँ राधा, जल्दी से कुछ ठंडा लाओ पीने को, वरना लग रहा है यह बेरहम गर्मी तो जान ही ले लेगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि लाला होशियारी लाल उनके घर फिर से आ धमकता है। अरे क्या बात है सोहन, तू वो पैसे कब देगा? वो रकम दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। ब्याज ब्याज करके अब तुम्हारी ओर 1,20,000 रुपए हो गए हैं। 2 महीने होने को आए हैं और तुमने अभी तक 1 फूटी कौड़ी तक नहीं चुकाई। क्या बात है लाला जी, इतने सारे पैसे कर दिए ब्याज के, लेकिन अभी तो हमारी इतनी आमदनी नहीं हुई कि हम आपके इतने सारे पैसे एक साथ चुका सके। देख सोहन, मैं आमदनी वामदनी कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। लाला जी, आप मुझे बस थोड़ी सी ही मोहलत और दीजिए, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। देख सोहनलाल, मैं ज्यादा घुमा फिराकर बातें नहीं करता। तुझे बस 3 दिन का समय है। मुझे मेरे जल्द से जल्द पैसे चाहिए, वरना तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। इतना कहकर लाला होशियार लाल वहां से बिना सोहन की बात सुने चल पड़ता है। राधा, इतने पैसों का इंतजाम हम अचानक से कैसे करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, लेकिन इंतजाम तो करना ही होगा, वरना यह लाला हमें घर से बाहर फेंकवा देगा। आप एक काम कीजिए ना, अपने दोस्त मंगू या आपके सेठ से पैसे मांगकर देख लो, क्या पता वे मदद कर दें। राधा, मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ, तुम आज घर पे ही रहना। देखो, अभी सूरज ठीक से निकला ही नहीं और गर्मी ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। तुम बेटी और बाबूजी का ध्यान रखना। इतना कहकर सोहन सुबह सुबह पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से निकल पड़ता है। सबसे पहले सोहन अपने दोस्त मंगू के घर जाता है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, क्योंकि वह पास के ही शहर में नौकरी करता था। सोहन मंगू को सारी बातें बताता है और उसे मदद की गुहार लगाता है। मुकेश भाई, मेरी कुछ समय के लिए मदद कर दो, मैं जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने उस लाला होशियारी लाल को पैसे नहीं दिए तो वह हमें घर से निकाल देगा। क्या 1,00,000 रुपए? ना सोहन भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो कितनी गर्मी पड़ रही है और मेरे बच्चे कूलर लेने की जिद कर रहे हैं। माफ करना सोहन भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मंगू सोहन की बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। बेचारा सोहन वहां से दुखी मन से चला जाता है। वे अपने दोस्त, रिश्तेदार सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। सोहन को मदद के लिए भटकते भटकते 2 दिन हो चुके थे। आखिर वह मदद की उम्मीद लेकर अपने सेठ माणक चंद के पास जाता है, जिसके यहाँ वह मजदूरी करता था। सोहन अपने सेठ को अपनी सारी व्यथा सुनाता है। सेठ जी, अब तो केवल आप ही हो जो मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी मदद करो सेठ जी, नहीं तो वह लाला होशियारी लाल मुझे घर से निकाल देगा। मैं इस गर्मी में अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? अरे सोहन, जो तुम बोल रहे हो वह तो बहुत बड़ी रकम है, और अब तो तुमने काम भी छोड़ दिया है।
वैसे भी इस गर्मी में धंधा बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है, तो माफ करना सोहन, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकता। ऐसा मत करो सेठ जी, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सभी ने मना कर दिया। आप तो मेरी मदद करो सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे सोहन, तुम बात को समझो। अगर मैं सबको पैसे देता रहा फिर तो मेरा एक दिन दिवालिया ही निकल जाएगा। माफ करना भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम अपने घर जा सकते हो। सोहन की आखिरी उम्मीद, उसका सेठ माणक चंद भी उसकी कोई मदद नहीं करता है। बेचारा सोहन खाली हाथ वहां से निराशा भरी नजरों से चला जाता है। वह बेचारा मन ही मन अपनी किस्मत और आजकल के लोगों के इस बुरे व्यवहार के बारे में सोचे जा रहा था। हे भगवान, ये आप मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कल तक मैं अपने घर को बचा पाऊंगा भी या नहीं। ऐसा सोचते सोचते सोहन घर पहुंचता है। अजी आ गए आप? क्या हुआ, इतने परेशान कैसे हो? कुछ इंतजाम हुआ पैसे का? नहीं राधा, मैं अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने पुराने सेठ सबसे मदद मांगकर देख ली, कोई भी हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। अरे नहीं, तो अब क्या होगा? वो लाला होशियारी लाल कल हमारे साथ पता नहीं क्या करेगा। हाँ राधा, यही मैं सोच रहा हूँ, यही चिंता खाए जा रही है। अब तो बस ऊपर वाले को ही पता है कि कल क्या होगा। अजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अगर उसने सच में घर से हमें बाहर निकाल दिया तो? ऐसा किया तो हम इतनी गर्मी में बाबूजी और बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? सुबह का सूरज ठीक से उगा भी नहीं था कि लाला होशियारी लाल वापस उनके घर पर आ जाता है। सोहन, अरे ओ सोहन लाल, बाहर तो आओ जरा। लाला होशियारी लाल की आवाज सुनकर वे दोनों घबरा जाते हैं। सोहन और राधा बाहर आकर देखते हैं कि लाला होशियारी लाल गुस्से में उनके घर के बाहर खड़ा है। लाओ भाई, सोहन लाल, मेरे 1,20,000 रुपए दे दो। तुझे दिया हुआ 3 दिन का समय पूरा हो चुका है। लाला जी, अभी तक मुझसे आपके पैसे का इंतजाम नहीं हुआ है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी, लेकिन सब ने मना कर दिया। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। अरे भाई, और कितनी मोहलत दूं? नहीं सोहन, मैंने तुम्हें समय दिया था, वो समय अब पूरा हो चुका है और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और इस घर से दफा हो जाओ। ऐसा मत करो लाला जी, इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? घर में बीमार पिता और छोटी बिटिया हैं। थोड़ा रहम करो मुझ गरीब पर। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे ब्याज सहित दे दूंगा। ये सब मुझे नहीं पता, वो तुम्हारी दिक्कत है। समय पर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुम्हारा गिरवी रखा हुआ घर और जमीन अब मेरे हो गए हैं। जब पैसे हो तब आ जाना। ऐसा कहकर लाला सोहन और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। सोहन लाला के सामने बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन लाला उसकी एक नहीं सुनता है। बेचारा सोहन उस कड़कती दोपहर में अपने परिवार को लेकर चल पड़ता है। पिताजी, उन दादाजी ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इस गर्मी में कहाँ जा रहे हैं? मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है पिताजी। अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वो देखो सामने पानी की दुकान, मैं उसके पास जाकर अभी पानी लेकर आता हूँ। सोहन जल्दी से उस पानी बेचने वाले की दुकान पर जाता है। अरे भाई, पानी की बोतल कितने रुपए की है? 20 रुपए की एक बोतल है। बताओ कितने बोतल दूं? अरे भाई, अभी इतनी महंगी बोतल? पहले तो 10 रुपए की एक बोतल देते थे, अब अचानक पैसे बढ़ा कैसे दिए? अरे भाई, गर्मी भी तो देखो कितनी ज्यादा है और पानी मिलता भी कहाँ है। बाजार जाकर बोतलें लानी पड़ती है। मैं गरीब इसी काम से अपना घर चलाता हूँ। अच्छा ठीक है, भाई जी 2 बोतल दे दीजिए। सोहन उस दुकान से पानी लाकर अपने परिवार को दे देता है। अजी, आप भी पानी पी लो, बहुत देर हो गई है चलते चलते। नहीं राधा, मुझे अभी प्यास नहीं लगी है, मैंने पानी पी लिया था, तुम पियो। राधा समझ चुकी थी कि सोहन पैसों के कारण पानी नहीं पी रहा है। राधा थोड़ा पानी बचाकर सोहन को दे देती है।
सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। अजी अब हमें रुकने के लिए कोई जगह देखनी होगी। इस गर्मी में अब और नहीं चला जाता। बिटिया भी थक गई है। हाँ राधा, तुम सही कहीं रही हो। एक काम करते हैं, कोई पेड़ की छांव में बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। जब थोड़ी शाम हो जाएगी तब रहने की कोई जगह देखेंगे। सोहन और उसका परिवार एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन अब इतना चलने के बाद और सुबह से भूखे पेट होने से उन सभी को बहुत भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी है? हाँ बेटा, खाने के लिए थोड़ी बहुत रात की रोटी और सब्जी थी, परंतु इस धूप में रोटी खराब हो गई और सब्जी भी सड़ चुकी है। हमें पहले ही इसे खाना चाहिए था। लेकिन माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं इतनी भूख सहन नहीं कर सकती। मुझे खाना चाहिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक तो हमारा घर भी नहीं है, ऊपर से ये गर्म हवाएं और खाने की भी कमी। अब क्या करूं मैं? अरे राधा, तुम चिंता मत करो। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। वह सब कुछ सही कर देंगे। बाबूजी को भी बहुत भूख लग रही है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आसपास कुछ खाने को देखता हूँ। अगर मिल गया तो लेकर आता हूँ। ये कहकर सोहन वहाँ से खाने की तलाश में चला जाता है। सोहन आसपास खाना ढूंढता है, लेकिन उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। जब वह वापस लौट रहा था, तभी उसके सामने एक साधु महाराज आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम मुझे बड़ा परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? कोई बात है तो तुम मुझे आराम से बता सकते हो। सोहन बहुत ज्यादा परेशान था और वह उन साधु महाराज को सारी बातें बता देता है। इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चलो। यहाँ पास में एक मंदिर है जहां पर भंडार लगता है। वहां तुम आराम से खाना खा सकते हो। सोहन अपने परिवार को लेकर साधु महाराज के साथ मंदिर आ जाता है। फिर सभी लोग पेट भरकर मंदिर का भंडारा खाते हैं। यह तो भगवान ने हमारी सुन ली और आते वक्त मुझे वह साधु महाराज मिल गए, वरना हम तो आज भूखे मर जाते। पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे खाना खिला पाता। भगवान हम जैसे गरीब बेसहारा लोगों की तकलीफ समझता है। जी बिल्कुल, जरूर भगवान जी ने ही उन साधु महाराज को आपके पास मदद करने भेजा होगा। लेकिन राधा, हमें रहने के लिए कोई झोपड़ी या पुराना मकान देखना पड़ेगा। बाबूजी और बच्ची को लेकर इस गर्मी में कहाँ जाएंगे? इसी बात की तो अब चिंता हो रही है। यह तो मैं भी नहीं जानती कि अब जाएंगे कहाँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। हाँ सोहन बेटा, राधा बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। हमें खाना मिला है तो घर भी मिलेगा। भगवान सब ठीक कर देंगे। भंडारा खाकर सोहन और उसका परिवार वहां से जा रहे थे। इतने में साधु महाराज वहां पर आ जाते हैं। अरे सोहन, खाना खा लिया क्या सबने? हाँ साधु जी, सबने पेट भरकर खा लिया। तो अब कहाँ जा रहे हो? अब तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। इस गर्मी में कोई तो जगह ढूंढनी पड़ेगी। तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो गई है। कल से तुम मंदिर में सेवा करना। संस्था तुम्हें यह काम करने की अच्छे पैसे देगी और साथ में सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना। अब आओ, चलो मेरे साथ। साधु महाराज सोहन के परिवार को अपने साथ ले जाते हैं और एक सुंदर से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। बेटा, आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। धन्यवाद साधु जी, आपने जो मेरे लिए किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगा। सोहन साधु महाराज जी को धन्यवाद कर रहा ही होता है कि पलक झपकते ही वे गायब हो जाते हैं और यह देखकर वे लोग सब कुछ समझ जाते हैं कि भगवान ने ही उनके लिए यह सब किया। यह जानकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी दिन के बाद सोहन रोजना मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करता है। साधु महाराज के उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई और उनके परिवार के सारे दुख खत्म हो चुके थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।